हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और इनको एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल गया है। अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले देखो, मैं एक बार फिर से बता दूं, हम सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में क्या होगा, हम मात्र 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा याद करते हुए 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। देन लॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है यहाँ पे। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एक पैरा दिया होगा, एक अनसीन पैरा टाइप में दिया होगा, उसके 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपके सीबीएसई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन या क्विक रिकैप से यहाँ पे 2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडिया हैज रिजर्व ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। ठीक है, कहां पे वैल्यूएबल मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें इतने ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सा सॉइल है? एलुवियल सॉइल। यहाँ पे हमें ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते हैं, इस चीज की आप लोग गांठ बांध कर रखें। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक, then next question, which of the following river has rich in the coal reserve of India? ठीक है, कोल रिजर्व हमें सबसे ज्यादा कौन सी नदी में देखने को मिलता है? दामोदर रिवर वैली, सोन रिवर वैली, महानदी रिवर वैली, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, 97% कोल रिजर्व हमें यही देखने को मिलता है, इन्हीं रिवर वैलीज में देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 मार्क्स मिलेंगे। हो गया क्विक रिकैप। यहाँ पे मेंशन द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो क्या क्या टाइप होते हैं? फेरस एंड नॉन फेरस होते हैं। फेरस मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है? यहाँ पे होता है आयरन कॉन्टेंट, यहाँ पे आयरन कॉन्टेंट होता है, और यहाँ पे आयरन कॉन्टेंट नहीं होता है। नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है, एंड फेरस मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, where does large reserve of coal reserve are found? कोल रिजर्व हमें कहां देखने को मिलता है? तो अभी हमने एमसीक्यू में सॉल्व किया था। ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व अकर इन द वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। तो यहां पे हमें सबसे ज्यादा कोल रिजर्व देखने को मिलता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ मुंबई हाई? मुंबई हाई से आप क्या समझते हैं? Mumbai High is an offshore outfield that lies on the Mumbai coast of about 115 km from the shore. It is India's largest producer of the petroleum. It produces nearly 2/3 of total oil produced in the country. ठीक है, ये समुद्र में है, मुंबई हाई समुद्र में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मुंबई से करीब करीब ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे है, और यहाँ पे समुद्र के अंदर, ऑफशोर मतलब यहाँ पे समुद्र के अंदर क्रूड ऑयल है जो कि हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे इंडिया का 2/3 ऑयल प्रोड्यूस्ड, और 2/3 ऑयल जो है हम मुंबई आई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑफशोर मतलब ये समुद्र के अंदर हम यहाँ से ऑयल निकालते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? नाउ अब बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर में मैप वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप वर्क हम बहुत अच्छे से करेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन आना सबसे ज्यादा संभावित है, बाकी तो सारे मैप वर्क में हो ही जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन,
इंडिया हैज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन एशिया, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर। ठीक है, इंडिया हैज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन एशिया। इंडिया में लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है एशिया में, बिल्कुल आपको पता है 95% ऑफ आयरन ओर, एशिया का 95% ऑफ आयरन ओर इंडिया में पाया जाता है। तो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, तो यहाँ पे हमें आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो कुछ कुछ देखो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रटने का काम रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। The distribution of iron ore in India is, iron ore mines of India are found near coal fields of northeastern plateau region, which is an advantage of iron ore and steel industry. Only few Indian states have about 95% of total iron ore reserve in India. These states are Odisha, Jharkhand, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैप तो बना सकते हो ना, इतना मैप बना लेना, इतना मैप बना लेना, और यहाँ पे ये बताना कि यहाँ पे हमें आयरन ओर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इस वाले एरिया में हमें आयरन ओर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास पास में यहाँ कोई कोल फील्ड्स भी है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है और इंडिया का आयरन ओर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे मैप अगर आप थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरीके से भी, पूरा मैप नहीं भी करोगे, कुछ इस तरीके से भी करोगे, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। ठीक है, ऐसा फालतू का मत बना देना, लेकिन एक थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में तो बना सकते हो ना। ठीक है, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में बना लेना। इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर मयूरबाग, झार इन ओडिशा, ठीक है, गोवा इन पूर्वी, पश्चिम सिंहभूम इन झारखंड, ठीक है, हॉस्पेट रीजन इन कर्नाटका, कुर्नूल, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ओर के हम लोग कुछ कुछ जगह भी लिख देंगे। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार मैप वर्क में क्या होता है, मैप वर्क में हो सकता है आयरन ओर के ही डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जगह पूछी जाए, तो मैप वर्क से थोड़ा सा ध्यान कर लेना, पेपर में कई बार क्या होता है आपको हेल्प मिल जाती है कोई दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। देन why it is necessary to develop a bioenergy in India, or explain the significance of bioenergy to humankind in India। बायोएनर्जी का सिग्निफिकेंस बताना है, बायोएनर्जी क्यों जरूरी इंडिया में। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये मैप वर्क में ज्यादा आएगा, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जगहें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, bioenergy refers to the energy derived from biological products which include agriculture residues, municipal, industrial and other waste. It is necessary to develop bioenergy in India because देखो bioenergy कहाँ से derive होती है, कोई भी waste से, चाहे वो agriculture waste हो या हम लोग cow dung वगैरह, आप ये चीज देख लो, या municipal या industrial waste हो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग बिजली बना देते हैं। ठीक है, अब इंडिया में बायोएनर्जी बनाना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल source of energy, conversion can be converted into electrical energy, heat energy और गैस फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, बायो एनर्जी को हम गैस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, लाइक काउ डंक वगैरह से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, हीट एनर्जी हो सकती है। इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट इन अर्बन एरियाज एंड एज एनर्जी डिराइव फ्रॉम द वेस्ट। आप जो ये गार्बेज फेंकने का, ये जो गंदगी की ये जो समस्या है, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी कि कचरा एक जगह इकट्ठा करो, उससे उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूविंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट विल एनहांस सेल्फ रिलायंस एंड कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑन फ्यूल वुड्स एंड रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव सोर्स बन सकता है। गांव में जो लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है, चूल्हा जलाने के लिए, तो वहां पे आप लोग काउ डंक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गैस एनर्जी बन सकता है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल सोर्स हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बायो एनर्जी का। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। कोई भी 3 पॉइंट लिखना, 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। थोड़ा सा बायो एनर्जी को डिफाइन कर देना एक ब्रीफ एक लाइन में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, mineral distribution in India is mainly confined in the 3 major belt of peninsular plateau. Support this statement with suitable example from each belt. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 3 बेल्ट है, ये तीनों बेल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों बेल्ट को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो तीनों बेल्ट हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं, ये भी आप अच्छे से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक रीजन हमें यहां देखने को मिलता है,
एक रीजन आपको यहाँ देखने को मिलता है और एक रीजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स वाले बेल्ट है। अगर आप इनको कुछ ऐसा बना के कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करके एग्जामिनर को बता के, लाइक यहाँ पे आप लोग साउथ वेस्ट बेल्ट लिखेंगे, आप ऐसे मार्क कर दोगे, लेबल कर दोगे, तो एग्जामिनर को एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और ये तीनों बेल्ट का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन तीनों बेल्ट की लोकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ है। वैसे तो लोकेशन मैंने आपको बहुत बार बताई है, लेकिन एक बार और क्लियर हो गई है। सो द आंसर इज द 3 मेजर मिनरल बेल्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर, पहला है नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, यहाँ पे ओडिशा और इसके पास में नॉर्थ, और ईस्ट वाले पार्ट में तो नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इट इंक्लूड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू एंड ईस्ट आंध्र प्रदेश प्लेट्यू। दिस बेल्ट कंसिस्ट रिच वेराइटी ऑफ फेरस मिनरल्स which are used in metallurgical industries like iron ore, manganese, mica, bauxite, limestone and dolomite, ठीक है। यहाँ पे ये यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से आयरन मिलते हैं, आयरन ओर मिल गया, मैंगनीज मिल गया, और ये कहाँ पे यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन यूरेनियम, थोरियम, कोरियम, ठीक है, एंड फॉस्फेट। द अबेंडेंट कोल रिजर्व इन द झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा फेवर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो कोल रिजर्व है, हम लोग पास में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोल रिजर्व है, कोल रिजर्व के पास में आयरन ओर देखने को मिलता है। और आपको पता है यहाँ पे आयरन ओर अबेंडेंट है, तो आप ये तो ध्यान में रख ही लो कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला प्लेट्यू है, यहाँ पे हमें आयरन ओर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, इस वाले एरिया के पास में, ठीक है। दिस बेल्ट एक्सटेंड ओवर कर्नाटका प्लेट्यू एडजॉइनिंग तमिलनाडु प्लेट्यू एंड रिच इन मेटालिक मिनरल्स। आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट हैव रिच रिजर्व इन दिस रीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कोल देखने को मिलता नहीं है, दो लैकिंग पावर इन कोल, यहाँ पे हमें कोल नहीं देखने को मिलता है। देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, दैट इज गुजरात एंड राजस्थान वाला पार्ट। यहाँ पे दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत इन गुजरात टू अरावली रेंज इन राजस्थान। कॉपर, जिंक, लेड, लाइमस्टोन, माइका आर द इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन दिस रीजन। दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ये तीनों बेल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों बेल्ट पे से क्वेश्चन बन सकता है। आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन पे से क्वेश्चन बन सकता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई इज द हाइड्रो पावर जनरेशन इज फार बिलो इट्स पोटेंशियल इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट। The hydropower generation is far lacking than its potential in India. The slow paced development of hydropower in India is due to the following reason. The volume of water in Indian railway is fluctuating as the rainfall of India is very uncertain. Hydro मतलब कि आप पानी से बिजली को बना रहे हो, तो या तो आप लोग रिवर के सहारे है ना, हम लोग रिवर के सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवर के पानी से हम लोग क्या करें, बिजली बना रहे हैं, हाइड्रो पानी से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तो इंडिया में मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है अधिकतर, मतलब हिमालयन रिवर्स नहीं, लेकिन हम लोग जो नीचे वाली जो रिवर्स देख रहे हैं वो क्या होता है, वहां पे पानी मतलब मॉनसून के ऊपर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। फिर उसके बाद में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। द लेइंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज वेरी हाई, हेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। द रिवर फ्लोज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड इट्स कंस्ट्रक्शन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब एक नदी है तो बहुत सारे स्टेट से जाती है, लाइक गोदावरी है तो बहुत सारे स्टेट से, महानदी बहुत सारे स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से जाती है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप लोग स्टेट्स के बीच में देखते ही हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे यहाँ पे समाप्त। बारी होती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी and why is the development and utilization of non-conventional source of energy is becoming increasingly important? Evaluate your answer with suitable example. ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यहाँ पे पढ़ लेंगे, एक तरीके से हम सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आप लिख दो कि कोल, मिनरल ऑयल, न्यूक्लियर। अब कोल, मिनरल ऑयल, न्यूक्लियर मत लिखना, ठीक है। कोल, मिनरल ऑयल, ये जो सारी चीजें हैं ये एक ना एक दिन खत्म होनी है, ठीक है। आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर, देयर रिजर्व विल कम टू एन एंड, ठीक है। न्यूक्लियर भी थोरियम और उन सबसे बन रहा है,
ठीक। इन दिस वे एफर्ट्स टू रिसर्च एंड डेवलप नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आपको ये लिखना है रिसोर्सेज बहुत कम है, मिनरल्स बहुत कम है, कोल वगैरह ये सारी चीजें बहुत कम है, एक दिन इनको खत्म होना ही है, तो हमें अल्टरनेटिव आज से ही बनाना होगा और हमें क्लीन एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करना होगा। जो कोल है और ये जो सारी चीजें ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है, तो हमें इको फ्रेंडली के टुवर्ड्स भी मूव करना होगा। लाइट फ्रॉम द सन, टाइडल वेव, विंड्स, ठीक है, सूरज की किरणें, समुद्र का तेज बहाव का पानी, हवा, ये हमेशा चलती रहेगी और यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये क्लीन होगी और एवर लास्टिंग होगी। ठीक है, एक बार के लिए तो इनमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एक बार के लिए तो सोलर हो, विंड हो, टाइडल हो, कोई सी भी हो, इन सब में खर्चा पहली बार का ज्यादा आता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन एक बार का इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा आता है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके हम यहाँ पे समझा देंगे। लाइक सोलर एनर्जी में बोलेंगे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पढ़ते आ रहे हो ना, यहाँ पे सनरेज का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और सोलर एनर्जी के और भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। विंड एनर्जी में हम लोग लिख सकते हैं कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आर यूजिंग विंड एनर्जी। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप विंड जनरेशन एंड विंड मिल्स। ठीक है, आप ये विंड मिल्स का ये सारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि हवा भी हमेशा चलनी जी है और ये एवर लास्टिंग हो सकता है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी मतलब धरती के अंदर भी, जो आपको पता है कि मैग्मा और ये सारी चीजें गर्म रहती है, हमने धरती के अंदर से भी क्या किया, जो गर्मी है उससे हमने एनर्जी बना दी, वो हो गई जियोथर्मल एनर्जी। बायोगैस मतलब वही कि आपने कोई प्लांट्स और एनिमल के रेसिड्यू से आपने उसकी एनर्जी बना दी है, वो हो गया बायो एनर्जी। तो ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करके आप सारी एनर्जीज को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? Then next question is write a detailed note on petroleum resources in India. पेट्रोलियम resources के बारे में डिटेल नोट लिखिए। ठीक है, so all petroleum products are obtained from crude oil. Crude oil is found in sedimentary rock of tertiary age in India. Digiboi was the only crude oil producing region before independence. ये दिगिबोई का मेंशन जरूर करना है। ये कहाँ पे है? ये है आसाम में। तो अगर पेट्रोलियम का क्वेश्चन आए तो आपको दिगिबोई का मेंशन जरूर करना है। ठीक है, in 1956 after the foundation of oil and natural commissions, evacuation of oil resources started at faster pace. In recent year new oil deposits have been found in extremely western and eastern parts of the country. ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन बता दोगे। लाइक मुंबई हाई आपने लिख दिया कि मुंबई हाई में हमें देखने को मिलता है। एक दिगिबोई आसाम का लिख दोगे। फिर आप लोग लिख दोगे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, कि जो काला कलर का क्रूड ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, फिर उसको ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है ताकि वो प्योर हो और फिर उसका पेट्रोलियम बनता है। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो, देखो अब अगर आप इस सब को भी भूल जाओ तो आप और ये भी लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आपने आसाम लिख दिया, मुंबई हाई लिख दिया, एक आध पॉइंट और लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो आप भूल रहे हो तो एक आध पॉइंट और लिखेंगे हम, एक आध पॉइंट छोड़ देंगे। आप ऑयल बेस्ड और मार्केट बेस्ड के ऑयल रिफाइनरीज के बारे में लिख सकते हैं, एक पॉइंट वो हो सकता है। ठीक है, फिर ऑयल कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में अंकलेश्वर और ये जो है ये आपको पता है, मुंबई हाई आपको पता है, आसाम का दिगिबोई आपको पता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन आप लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये हमने मैप पे भी कर लिया है, मैप पे भी मार्किंग इनकी हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए। Next question is question number 12. The non-conventional source of energy in India will provide more sustained and environment friendly energy. Examine the statement. Or the non-conventional sources of energy will provide more sustained and eco-friendly and cheaper energy if initial cost is taken care of. अब यहाँ पे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा सही है, तो वही आप लिखोगे कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा सस्टेन, एक दिन मिनरल्स वगैरह ये खत्म होना है। सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है, मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें खत्म होना है, इनसे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगी, हमेशा चलेगी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन्वॉल्व हायर कॉस्ट in setting up of large plants equipment. If this cost is taken care of by providing subsidies, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज, डिस्काउंट, मॉनेटरी सपोर्ट्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, और ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप वही वाली सारी चीज़ें लिखोगे कि सोलर एनर्जी 7 या 10% ज़्यादा बेहतर है। किससे बेहतर है? न्यूक्लियर एनर्जी और ये कोल वगैरह इन सब से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग लिख दोगे और एक अपना पूरा आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर दोगे,
तो इसमें मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है ही नहीं। बायोमास एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब के नाम लिख देना और आप इसको बहुत बढ़िया से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने किए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी समाप्त। अब बारी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को करने की। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे ये पैराग्राफ एक बार पढ़ो, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग इस पे बेस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस. There is an inverse relationship in quality and quantity of minerals, that is, good quality of minerals are less in quality as compared to low quality minerals. The third main characteristics of all minerals are exhaustible over time. These take a long to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. Thus they have to be conserved and not misused as they do not have a second crop. ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स की अगर आपको ध्यान हो तो ये पैराग्राफ में सारी मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। क्या दे दी है? मिनरल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चन जरूरी देखो, क्वेश्चन क्या होता है, कई बार तो पैराग्राफ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते और कई बार पैराग्राफ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, सो पहला देखते हैं, ऑन व्हाट बेसिस मिनरल्स कैन बी ग्रुप। मिनरल्स को आपने किस बेसिस पे ग्रुप किया? तो मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में ग्रुप किया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। मिनरल दिखने में, कोई मिनरल सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, कुछ मिनरल्स दिखने में कुछ अलग चमकीले होते हैं, कुछ डल से होते हैं। तो मिनरल्स को हमने क्लासिफाई किया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के तहत। हाउ मेटेलिक मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कि क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस में आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। मेंशन द एरिया विच इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। कौन सा एरिया है जहां पे मिनरल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं? तो नॉर्दर्न प्लेन्स। एक चीज को ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें बहुत कम मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द वास्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स फॉर इकोनॉमिक यूज। तो आप लोग नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हमने सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1 शॉट रिवीजन और सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, इसका मैप वर्क भी हो गया है, सारी चीजें आपको मैग्नेट बीन्स पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। कोई नहीं मिल रहा है तो आप वहीं पे जाके सर्च कर लीजिएगा। सो इसी के साथ में होती है हमारी यहाँ की आज की कथा समाप्त। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर सकते हैं, अगर लेकिन YouTube पे वीडियो नहीं मिले तो या तो आप लोग प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो, और प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड नहीं करना हो तो सीधे वेबसाइट पे चले जाना magnetbrains.com करके। जैसे ही आप magnetbrains.com करके वेबसाइट पे जाओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड सभी तरीके के कोर्सेज आपको दिखेंगे। सपोज कीजिए आप CBSE इंग्लिश मीडियम में गए, इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद में आपने क्लास 12 पर टच किया। क्लास 12 पर टच करने के बाद यहाँ पे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू। यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड नहीं करनी है तो वेबसाइट से पढ़ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।